नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है आखिर क्यों एक पिता ने अपने बच्चों को उनकी ही माँ के अंतिम क्रियाक्रम से उठाकर धक्के देकर भगा दिया। आइए जानते हैं आज की इस कहानी में कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पिता को इतना निर्दयी बनना पड़ा। देखो ना राजलक्ष्मी, आज घर कितना हरा भरा लग रहा है। आखिरकार हमारे बेटों को हमारी याद आ ही गई। आज कितने दिनों बाद यह घर फिर से घर जैसा लग रहा है, वरना तो यह घर किसी खंडहर से कम नहीं लगता था। जब रामकुमार जी ने अपनी पत्नी राजलक्ष्मी जी से कहा, तब वह बोली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। घर तो इंसानों के रहने से ही घर बनता है, वरना तो सुनसान मकान खंडहर ही होते हैं। आज घर में बहू, बेटे और बच्चों के आने से इतनी चहल पहल हो गई है कि समय का पता ही नहीं चला, वरना तो एक एक घंटा जैसे एक दिन के समान गुजरता था। किसी चीज में मन ही नहीं लगता था। अब करें भी तो क्या करें। सुबह से लेकर शाम तक दिन काटना भारी पड़ जाता था। लेकिन अब देखिए, बच्चों के आने से कितनी रौनक हो गई है। तब रामकुमार जी अपनी पत्नी राजलक्ष्मी जी से बोले, यह तो तुमने बिल्कुल सही कहा। बच्चे आ गए हैं तो दिन कट भी जाता है, वरना तो समय और यह घर दोनों ही काटने को दौड़ते थे। और आज देखो, इसी घर में कितना मन लग रहा है। सच बताऊं तो कभी कभी तो मेरा ऐसा मन करता था कि इस मकान को बेचकर कहीं कोई छोटा मोटा घर देख लूं, क्योंकि इतने बड़े घर में सारा काम तुम्हें अकेले ही करना पड़ता था। और ऊपर से इतने बड़े घर में, इन 5-6 कमरों के मकान में मैं और तुम दो अकेले प्राणी बच जाया करते थे। हर समय घर में इतना सन्नाटा छाया रहता था कि बस किसी से क्या ही कहें। दिन रात मैं तो यही दुआ मनाता था कि भगवान ऐसा दिन किसी को न दिखाए कि औलाद भी दे, और फिर भी उस औलाद को देकर भी हमसे छीन ले। अब देखो, बेशक कि हमारी औलाद थी, लेकिन हमारी होने के बावजूद भी जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि हमारे बुढ़ापे में जब हमें इनकी ज़रूरत है, तो यह हमें छोड़कर चल दिए, तो हमसे दूर ही हो गए ना। चाहे किसी ने भी सही, उनकी इच्छाओं ने या उनकी खुशियों ने उन्हें हमसे तो छीन ही लिया था ना। पर शुक्र है भगवान का कि अब ईश्वर ने वापस हमें हमारी औलाद लौटा दी है, जिसके सहारे हम बची कुची जिंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं भी दिन रात बस यही दुआ मनाती थी कि हे ईश्वर, मेरे बच्चों को जल्द से जल्द मेरे पास वापस भेज दे। और देखो, आज ईश्वर ने हमारी सुन ली। राजलक्ष्मी जी हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद देती हुई बोली, हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरे बच्चों को मेरे पास वापस भेज दिया, वरना मैं तो उम्मीद खो ही चुकी थी कि मरने से पहले इन्हें देख भी पाऊंगी या नहीं। इतनी ही देर में उनके छोटे छोटे पोती पोते उनके पास आकर खेलने लगे और इधर उधर उछल कूद करने लगे। रामकुमार जी और राजलक्ष्मी जी, जिनके 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी सबसे बड़ी तो नहीं थी और ना ही सबसे छोटी थी। राजलक्ष्मी जी का सबसे बड़ा बेटा विनय, उससे छोटी उनकी बेटी सिया, और सिया से छोटा उनका दूसरा बेटा मुकुल था। रामकुमार जी
अपने गांव के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जो कि कई पीढ़ियों से इसी गांव में रह रहे थे। गांव में हर एक व्यक्ति उन्हें बहुत अच्छे से जानता था और उनका सम्मान भी करता था, क्योंकि उन्होंने अपने गांव में अपने अच्छे कर्मों से बहुत ख्याति प्राप्त की थी। यदि गांव में किसी गरीब को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती, तो रामकुमार जी कभी भी उससे पीछे नहीं हटते थे। और यदि गांव में किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा हो, तो वह आगे बढ़कर उसे न्याय दिलाने में उसका सहयोग करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान दुनिया से जीत जाता है, लेकिन अपने परिवार और अपने प्यार करने वालों से हार जाता है। अपनी औलाद से, अपने बीवी बच्चों से हार जाता है। बस कुछ ऐसा ही रामकुमार जी के साथ भी हुआ था। जब उनके बेटे और बेटी की पढ़ाई पूरी हुई, तो रामकुमार जी ने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी थी और बेटी भी अपनी गृहस्थी में रच बस गई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब रामकुमार जी का बड़ा बेटा, जो कि शहर में एक अच्छी नौकरी करने लगा था। अभी तक बड़ा बेटा नौकरी कर रहा था, लेकिन छोटा बेटा अपनी पढ़ाई ही कर रहा था। रामकुमार जी ने कभी भी अपने बच्चों पर किसी भी चीज़ का दबाव नहीं बनाया। उन्होंने अपने बच्चों को हर प्रकार की सुख सुविधा दी, जैसे सभी माँ बाप देते हैं। अब रामकुमार जी का बड़ा बेटा, जो कि शहर में नौकरी कर रहा था, वह तो गांव में कभी कभी ही आता था। साथ ही छोटे बेटे ने भी अपने बड़े भाई के पास ही रहकर पढ़ाई करने की जिद कर ली थी। रामकुमार जी ने भी बच्चों के साथ जबरदस्ती नहीं की। जब उनके छोटे बेटे ने उनसे कहा कि वह अपने भाई के पास ही रहकर पढ़ना चाहता है, तो उन्होंने अपने बेटे को इस बात की परमिशन दे दी। लेकिन राजलक्ष्मी जी ने उन्हें मना किया कि क्या ज़रूरत है शहर में पढ़ाई कराने की, इतनी दूर जाकर। अरे, यहीं पास में ही इतने सारे कॉलेज हैं। पास में ही अपना जो शहर है, क्या वहाँ पढ़ाई नहीं की जा सकती? क्या वे बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं, वह जीवन में कुछ नहीं करते? अरे बेटा, यदि बच्चे का पढ़ने में मन हो, तो वह कहीं भी पढ़ सकता है। और तुम हो कि खामोखा शहर हमसे इतना दूर जाने की बात कर रहे हो। तुम यह क्यों नहीं समझते कि तुम्हारा भाई तो हमसे दूर हो ही चुका है। अब तुम भी उसी के पास जाने की जिद किए बैठे हो। अगर तुम भी उसके पास चले जाओगे, तो हमारे पास यहाँ कौन रह जाएगा? हम दोनों तो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे ना। राजलक्ष्मी जी अपने बेटे को समझाने लगीं, लेकिन राजलक्ष्मी जी के लाख समझाने पर भी वह नहीं माना। रामकुमार जी ने भी अब राजलक्ष्मी जी को ही समझाया कि कोई बात नहीं है। यदि बच्चे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो हमें उनके रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहिए। और फिर वैसे भी यह सिर्फ पढ़ने के लिए वहाँ जा रहा है। कौन सा यह वहीं बस जाएगा? मुश्किल से 2-3 साल की बात है। जब इसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो यह वापस आ जाएगा और आखिरकार तो इन्हें यहीं आकर रहना है ना। और तुम हो कि समझती ही नहीं। 2-3 साल में कौन सी आफत आ जाएगी, बताओ मुझे। जब रामकुमार जी ने राजलक्ष्मी जी को यह सब कहा, तो वह बोली, आप समझ नहीं रहे हैं कि मैं इसे शहर जाने से क्यों रोकना चाहती हूँ। आप मेरी परेशानी तो समझिए। जब मैं इतना कह रही हूँ, तो कोई तो बात होगी ना। तब रामकुमार जी ने उनसे बड़े प्यार से पूछा, अरे भाग्यवान,
अगर कोई बात है तो मुझे बताओ ना। या फिर तुम इसे क्यों शहर नहीं भेजना चाहती हो? तब राजलक्ष्मी जी ने राम कुमार जी को बताया, देखिए जी, आपको पता है ना कि अभी 6 महीने पहले ही सरला काकी की मौत हो गई। इस पर राम कुमार जी ने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ पता है। तो क्या हुआ? इस बात का मुकुल के शहर ना जाने से भला क्या संबंध है? तब राजलक्ष्मी जी ने बताया कि सरला काकी, उनका बेटा भी किसी समय पर उनसे कह कर गया था कि माँ, मैं बस शहर पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी मैं वापस आ जाऊंगा। और बेचारी सरला काकी का पूरा जीवन निकल गया अपने इकलौते बेटे की राह तकते तकते। लेकिन वह नालायक अपनी माँ को देखने तक न आया। यहाँ तक कि जब सरला काकी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, उनके बचने की भी कोई उम्मीद नहीं थी, तब सरला के भतीजे ने ही उनके बेटे को खबर दी थी कि तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तू उन्हें देखने के लिए आ जा। लेकिन तब भी उसने काम का बहाना बनाया और अपनी मरती हुई माँ को भी देखने तक न आया। और जब सरला की मौत हो गई, तब भी वह नालायक केवल जमीन जायदाद के काम से आया और 2 ही दिन में सब काम निपटाकर शहर वापस चला गया। यह सब बताती बताती राजलक्ष्मी जी बड़ी चिंतित और भावुक हो गईं और कहने लगीं, क्या फायदा ऐसे जीवन का? सरला काकी ने अपना पूरा जीवन अपने उस बेटे पर न्यौछावर कर दिया, लेकिन उसने मरते समय अपनी बूढ़ी माँ को देखना भी जरूरी न समझा। जब राजलक्ष्मी जी यह सब कहते कहते अपनी आंखों में आंसू भर लाईं, तब रामकुमार जी ने उन्हें समझाया कि भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी परवरिश पर भरोसा रखो। हमारे बेटे हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगे? और फिर गांव में जो सुख है वह शहर में कहाँ? शहर में उन्हें पिज़्ज़ा बर्गर तो मिलेंगे, लेकिन माँ के हाथ की रोटी नहीं मिलेगी। देखना तुम, जितनी जल्दी मुकुल को शहर जाने की है ना, उससे दुगनी जल्दी इसे गांव आने की लगेगी। एक बार इसे वहां जाने तो दो। जब शहर के हवा पानी देखेगा ना, तो सब पता चल जाएगा इसे। और फिर वैसे भी तुम भी कहाँ सरला की बातों को लेकर बैठ गईं। अरे, उनका बेटा तो था ही नालायक। सरला काकी ने उसके पीछे फिर भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब उन्हें यह दिख गया था कि उनका बेटा कुछ नहीं करेगा, तो उन्हें उससे इतनी आस लगानी ही नहीं चाहिए थी। ठीक कह रहा हूं ना मैं? कहते कहते वक्त रहते उन्हें सही फैसला लेकर अपना जीवन सुरक्षित कर लेना चाहिए था। जिस पैसे के लालच में उनका बेटा विदेश से भागकर चला आया, उसी पैसे के लालच में वह अपनी माँ की भी दिन रात सेवा करता। खैर, तुम बाकी बातें छोड़ो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। आखिरकार राम कुमार जी ने राजलक्ष्मी जी को समझा बुझाकर अपनी बात मनवा ही ली और अगली सुबह मुकुल शहर के लिए रवाना हो गया। अब राम कुमार जी और राजलक्ष्मी जी घर पर अकेले रह गए थे। 4 से 5 कमरों का वह मकान अब खाली सुनसान सब पड़ा रहता था और वह घर दोनों को काटने को दौड़ता। दिन रात पूरे घर में सन्नाटा पसरा रहता। जब रामकुमार जी और राजलक्ष्मी आपस में बातें किया करते, केवल तभी एहसास होता कि इस घर में कोई रहता भी है, वरना तो वीरान सुनसान खंडर की तरह खाली पड़ा रहता। देखते ही देखते दिन बीतने लगे, दिन महीनों में बदले और महीने साल में। आखिरकार बुढ़ापे में उनका सहारा ही कौन था सिवाय अपने बेटों के। और फिर उन्होंने
अपने बेटे को कहा था कि वह शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव आ जाएगा, तो वे दोनों उसके लिए गांव में ही कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू करवा देंगे, या फिर गांव से ही लगा हुआ जो शहर है, इसी शहर में कोई काम करवा देंगे, या फिर वहीं कोई नौकरी लगा लेना। जैसा भी उसे ठीक लगे वह वैसा ही करेगा, कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी उसके साथ। तब तो छोटे बेटे ने भी हर बात के लिए गर्दन हिला दी थी। आखिरकार 3 साल बीत गए और आज मुकुल का फोन आया और उसने राम कुमार जी को बताया कि उसने अच्छे नंबरों से अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है। इस पर राम कुमार जी और राजलक्ष्मी जी दोनों ही बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने बेटे को बधाइयाँ दीं और जैसे ही बेटे ने अपने माता पिता को रिजल्ट के बारे में बताया, तो उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, अच्छा, तो अब यह बता कि कल मैं तेरे लिए क्या बनाऊं, क्या बनाकर रखूं मैं तेरे लिए। इस पर मुकुल थोड़ा सा चौंकता हुआ बोला, क्या बनाकर रखूं मतलब? क्या आप दोनों शहर आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए? इस पर रामकुमार जी बोले, अरे नहीं बेटा, तेरी माँ का मतलब है कि कल जब तू आएगा तो तेरे पास होने की खुशी में यह तुझे क्या बनाकर खिलाए, जो तेरा मन होगा तेरी माँ वही बना देगी। इस पर रामकुमार जी का बेटा मुकुल बोला, पर पापा, मैं कल क्यों आऊँगा? मैं कल नहीं आ रहा हूँ। रामकुमार जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, कल नहीं आ रहा है तो यह बता दे कि जब तू आएगा तब तेरी माँ तेरे लिए क्या बना दे। यह तो खुशी से फूली नहीं समा रही है। खुशी के मारे इसके पैर जमीन पर रुक ही नहीं रहे हैं। खुशी के मारे बस कितने दिनों से कह रही थी कि मुकुल का रिजल्ट जाने कब आएगा, मुकुल का रिजल्ट जाने कब आएगा। और देखो, आज तुम्हारा रिजल्ट आ गया है ना, तो इसीलिए यह और ज्यादा खुश है, क्योंकि अब तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है और अब तो तुम गांव वापस आ ही जाओगे। इतना सुनते ही जैसे मुकुल की खुशी कहीं गायब हो गई। वह हंसता हंसता चुप हो गया और अपने पिताजी से कहने लगा, पापा, मेरी पढ़ाई तो हो गई है, लेकिन अब मुझे नौकरी भी तो लगानी है। गांव आ जाऊंगा तो फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा, वहीं कहीं छोटी मोटी दुकान खोलकर सीमित रह जाऊंगा। यहाँ शहर में अच्छी नौकरी करूंगा, अच्छे पैसे कमा लूंगा, तो आप लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर पाऊंगा। वह गांव में, छोटे से गांव में भला मैं क्या कर सकता हूँ? अपने बेटे की बातों से रामकुमार जी को आभास हो चुका था कि वास्तव में उनका बेटा गांव आना ही नहीं चाहता। वह तो शहर जाकर शहर वाला बन गया है। जब उन्हें इस बात का आभास हुआ, तो उन्होंने फोन को स्पीकर से हटाकर अपने कान पर लगाया और अपने बेटे से बातें करने लगे। फोन को स्पीकर से हटाते हुए रामकुमार जी बोले, अरे भाग्यवान, जरा एक कप चाय तो बना लो। अपने बेटे के पास होने की खुशी में चाय से ही सही मेरा मुंह मीठा कर दो। इस पर राजलक्ष्मी जी भी खुशी खुशी किचन में चली गईं। आज तो वह वैसे ही बहुत ज्यादा खुश थीं, क्योंकि वह आस लगाए बैठी थीं कि अब उनके बेटे की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो वह गांव वापस आएगा। लेकिन रामकुमार जी समझ चुके थे कि उनका बेटा इतनी आसानी से गांव वापस नहीं आना चाहता। 3 सालों में वह मुश्किल से 3 बार गांव में आया होगा, और जब भी आया 2-3 दिन में ही शहर वापस लौट गया, यह कहकर कि भैया अकेले हैं, उनका मन नहीं लगेगा। उसे अपने भाई की तो चिंता है, लेकिन यहाँ अपने माँ बाप की नहीं। अभी तक रामकुमार जी
जो कि इतनी परेशानी में नहीं थे। उन्होंने भी अपने बेटे को आने के लिए ज़्यादा जोर तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। पर मुकुल ने अपना ज्ञान झाड़ा और शहर में ही रहने के 1000 फायदे गिनाने लगा। जब रामकुमार जी समझ गए कि मुकुल नहीं समझना चाहता, तो उन्होंने भी बेटे के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की और बस इतना कहकर फोन रख दिया कि ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे तुम वैसा करो। लेकिन आज रामकुमार जी को कुछ तो अजीब लगा था और वे किसी सोच में डूब गए। इतनी ही देर में राजलक्ष्मी जी चाय लेकर आ गईं। उन्होंने रामकुमार जी के कंधे पर हाथ रखा तो उनका ध्यान टूटा। राजलक्ष्मी जी खुश होती हुई बोली, अभी तो बेटा आया भी नहीं और अभी से आप उसके ख्यालों में खोने लगे। अरे सब्र कीजिए, कल आ ही जाएगा। इस पर राजकुमार जी बोले, नहीं भाग्यवान, तुम्हारा बेटा कल नहीं आएगा। दरअसल वह आने के लिए तो कह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना लगे हाथों वह नौकरी भी देख ले। अगर उसे अपने भाई के आसपास ही कहीं नौकरी मिल जाती है तो इससे अच्छा और क्या होगा कि दोनों भाई साथ साथ ही काम कर लेंगे। इतना सुनते ही जैसे राजलक्ष्मी जी का चेहरा उतर गया और उनकी खुशी कहीं गायब हो गई। उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वह अचानक से कहीं चली गई और वह फिर से उदास हो गईं। अपनी पत्नी को उदास होता हुआ देख रामकुमार जी ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, कमाल है भाई, अपनी औलाद के चक्कर में तुम हमें तो बिल्कुल भूल ही गईं। तुम तो ऐसे मुंह लटका रही हो जैसे तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई है ही नहीं। अगर तुम्हारे बेटों के सामने तुम ऐसे ही करने लगी तो वह तो यही सोचेंगे ना कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा। हद है भाई, अब इस बुढ़ापे में भी तुम्हारे इतने नखरे झेलने पड़ेंगे। रामकुमार जी के इतना कहने पर राजलक्ष्मी जी हंसने लगी और रामकुमार जी भी मुस्कुरा दिए और बोले, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी तुम। अब वक्त के साथ साथ समय बीतने लगा और बेटों ने घर आना लगभग बंद सा कर दिया। 3 साल बाद बेटे गांव आए, अपने माता पिता के पास आए और उनसे कहा कि वे उन्हें किसी से मिलाना चाहते हैं। इस बार उनके बेटे अकेले नहीं आए थे, वे साथ में 2 लड़कियों को भी लेकर आए थे और वे दोनों लड़कियां शहर में उनके ही साथ रह रही थीं। लेकिन यह बात उन्होंने अपने माता पिता को नहीं बताई थी। अब उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि हम दोनों इनसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप हमें परमिशन दे दें तो हम शादी करके अपना परिवार बसाना चाहते हैं। यह सब गांव में इतना आम नहीं है, इसीलिए राजकुमार जी ने साफ शब्दों में मना कर दिया, जिससे बेटों को बहुत बुरा लगा और उन्होंने दोबारा अपने पिता को ना ही तो समझाने की कोशिश की और ना ही उनसे पूछने की। वे बस गुस्से में घर से निकल गए और शहर में ही जाकर बस गए। उन दोनों ने अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली और अपना परिवार बसाकर खुशी खुशी रहने लगे। विनय और मुकुल दोनों ही अपनी जिंदगी में ऐसे बस गए थे कि उन्हें अपने माँ बाप का कोई होश ही नहीं था। वे दोनों जैसे भूल ही चुके थे कि गांव में उनके माँ बाप भी हैं जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। दिन पर दिन उनकी नज़रें और हड्डियां दोनों कमज़ोर होती जा रही हैं, जो कई वर्षों से केवल उनके साथ रहने को, उनका प्यार पाने को तरस रहे हैं।
दोनों ही शहर में अपनी जिंदगी जिए जा रहे थे और उन्होंने इस बात का कारण भी अपने पिता को ही ठहराया कि जब वह हमारी बात नहीं सुनते तो हम उनकी बात क्यों सुने और क्यों हम उनके पास जाएं। राजलक्ष्मी जी ने उनसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके बेटों ने अपने माँ बाप से रिश्ता खत्म कर दिया। दोनों बुजुर्ग बेचारे अपना जीवन बिताने लगे, जैसे ऐसा लग रहा था कि बस ईश्वर ने उन्हें जीवन दिया है तो वह उस जीवन को जिए जा रहे हैं, बिना किसी खुशी, बिना किसी इच्छा के। बस समय बीत रहा था और वे दोनों एक झूठी आस के सहारे बस जिए जा रहे थे। खुद को तसल्ली दिए जा रहे थे कि एक ना एक दिन उनके बच्चों को अपनी गलती का एहसास होगा और वह उनके पास लौटकर वापस आएंगे। और आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ भी, जब एक दिन अचानक रामकुमार जी के फोन पर उनके बड़े बेटे विनय ने फोन किया और वह फोन पर बोला, पिताजी, मैं और मुकुल परिवार सहित गांव आना चाहते हैं। दरअसल हम बहुत मुसीबत में हैं। हमें आपकी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ मेरी और मुकुल की दोनों की एक ही कंपनी में जॉब थी, जिसमें हम दोनों साथ में काम कर रहे थे। हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और अचानक ही कंपनी के 70% वर्कर्स को निकाल दिया गया, जिनमें कि हम दोनों भी शामिल थे। मुझे और मुकुल को भी कंपनी से निकाल दिया गया है और अब तक हमारी समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। कई दिनों से आपको फ़ोन करने का सोच रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी। हमने जो भी गलती की उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, पर इस समय हमें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मना मत कीजिएगा, क्योंकि आप दोनों के अलावा आखिर हमारा है ही कौन। आप ही तो हैं जो हमारे लिए हमारी आखिरी उम्मीद हैं। इतना कहकर विनय ने फोन मुकुल को पकड़ा दिया। मुकुल भी अपने पिता के आगे गिड़गिड़ाने लगा। अब दोनों बेटों ने अपने पिता से बात की तो राजकुमार जी को लगा कि शायद इन दोनों को इनकी गलती का एहसास हो गया है और इसीलिए रामकुमार जी ने उन दोनों को माफ़ कर दिया और घर आने की परमिशन दे दी। अगले ही दिन जो बेटे इतने सालों से घर आने को तैयार नहीं थे, वे दोनों अगले ही दिन अपने गांव जा पहुंचे। राजलक्ष्मी जी और राजकुमार जी दोनों ने अपने बच्चों का जोरदार स्वागत किया और खुशी खुशी अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाया और पोते पोतियों को भी बहुत प्यार किया। उसके बाद से बहू बेटे भी बहुत खुश थे जब उन्होंने देखा कि उनके माँ बाप उनसे नाराज नहीं हैं। बेटों को खुशी खुशी उन्होंने अपने घर में जगह दी और बस आज शाम अपने बच्चों को अपने पास देखकर खुश होते हुए दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे कि उनके बच्चों के आने से घर में कितनी रौनक हो गई है। जिस घर में पहले मन नहीं लगता था, अब उस घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता। पोते पोती आसपास खेलते रहते हैं और इसके कारण वे दोनों भी अब बहुत खुश हैं। दोनों ईश्वर से अब दिन रात बस यही दुआ मांगते कि इसी तरह उनका भरा पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ रहता रहे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यह मतलबी औलाद सिर्फ अपने मतलब के लिए गांव वापस आई है और जब इनका काम हो जाएगा तो यह फिर से अपने माता पिता को अकेला छोड़कर शहर में जा बसेंगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और लगभग महीने भर तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। बेटे भी
अपनी कंपनी से वापस फ़ोन आने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन अब उनके एक सहयोगी का कॉल आया और उसने उन्हें बताया कि कंपनी ने उन्हें परमानेंटली हटा दिया है। अब उनकी कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है। बस फिर तो दोनों ही परेशान हो गए। उनके माता-पिता ने कहा कि बेटा, गांव में अपनी इतनी सारी खेती बाड़ी है, यदि तुम कहो तो कुछ खेत बेचकर मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा बिजनेस करवा देता हूँ। लेकिन बेटों ने अपने पिता से पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने पिताजी की बात मानकर खेत बेचने के लिए हामी भर दी। लेकिन जब उनके पिता पास के ही एक छोटे से शहर में उनके लिए काम खुलवाने की बात करने लगे, तो दोनों बेटे अपने पिता से कहने लगे कि पिताजी, यहाँ इस छोटे से शहर में भला क्या फायदा होगा। वह बड़े शहर में हम जितना पैसा लगाएंगे उसका 4 गुना पैसा हमें मिलेगा। यहाँ पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि हम अपना काम वहीं खोलें। अपने पिता को समझा बुझाकर दोनों बेटों ने उनसे पैसा लिया और शहर में अपना बिजनेस शुरू कर लिया। धीरे धीरे उनका बिजनेस चल पड़ा और अब लगभग 5-6 महीने के अंदर ही वह वापस शहर से अपने गांव पहुंचे और गांव पहुंचकर अपने बच्चों से कहने लगे कि तुम अपना सामान पैक कर लो, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। पिताजी, हमारा काम शहर में बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए हम अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। मेरे बिना ये कैसे रहेंगे? और फिर उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके भविष्य के बारे में भी तो सोचना है ना। अब बस मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। यह सुनते ही जैसे रामकुमार जी खड़े के खड़े रह गए। उनके अंदर से जैसे सब कुछ खत्म सा हो रहा था। पर वह क्या, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके बच्चों ने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा और वे दोनों अपने बीवी बच्चों को लेकर फिर से शहर चले गए, अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़कर। और फिर उन्होंने दोबारा पलटकर कभी गांव की ओर देखा नहीं। जब धीरे धीरे राजलक्ष्मी जी की तबीयत खराब रहने लगी, तो रामकुमार जी ने अपने बच्चों को कई बार खबर भिजवाई, लेकिन उन्होंने कभी काम का बहाना बना दिया तो कभी किसी और चीज का। लेकिन वह अपनी माँ से मिलने गांव नहीं आए। आज राजलक्ष्मी जी की अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थीं और उनकी अंतिम इच्छा केवल इतनी थी कि वह अपने बच्चों का चेहरा देख लें। लेकिन अफसोस कि उनके बच्चों ने उनकी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं की और राजलक्ष्मी जी इस अधूरी इच्छा के साथ ही दुनिया को छोड़कर चल बसीं। अब रामकुमार जी बिल्कुल अकेले रह गए थे। वह घर उन्हें काटने को दौड़ता, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। उनके बेटों ने तो जैसे उनसे मतलब ही खत्म कर दिया था। उनके बेटों ने उनसे मतलब खत्म किया। आज जब उनकी माँ की मौत की खबर पहुंची, तब उनके बेटे गांव आए और झूठ मूठ के आंसू बहाने लगे। रोते रोते अपनी माँ को याद करने लगे। अपने बेटों को इतना नाटक करते हुए देखकर रामकुमार जी अपना आपा खो बैठे और गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, अगर तुम्हें यह सब नाटक करना है तो कहीं और जाकर करो। मेरी पत्नी के लिए रोने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। वह मेरी पत्नी थी, तुम्हारी कोई नहीं थी। यदि कुछ होती तो तुम कम से कम उसकी आखिरी इच्छा तो पूरी करते। कम से कम उसे एक बार देखने तो आते। उसके जीते जी तुमने उसे मरे समान समझ लिया और अब उसके मरने पर झूठे आंसू बहाकर दिखा रहे हो। मैं कहता हूँ, निकल जाओ मेरे घर से
और दोबारा यहाँ कदम मत रखना। दोनों बेटे अपने पिता की ओर आश्चर्य से देखने लगे। तब रामकुमार जी ने गुस्से में अपने बेटों को वहां से भगाना चाहा, लेकिन उस वक्त की स्थिति को देखते हुए वह चुप लगा गए और कुछ न बोले। आज जब राजलक्ष्मी जी की 13वीं का कार्यक्रम संपन्न हुआ तो दोनों बेटे आस पड़ोस के लोगों के सामने ही जमीन के बंटवारे की बात करने लगे। जैसे ही बेटों ने जमीन के बंटवारे का नाम लिया कि रामकुमार जी ने वहीं रखा हुआ डंडा उठाया और अपने बेटों को पीटना शुरू कर दिया और लगातार उन्हें पीटते रहे जब तक कि वह थक कर बैठ न गए। रामकुमार जी ने लगातार अपने बेटों को उस डंडे से खूब पीटा। उनके बेटे मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी घटिया सोच को देखते हुए गांव के किसी भी व्यक्ति ने उनकी कोई मदद नहीं की। रामकुमार जी ने अपने बच्चों को अपने घर से बाहर निकलने के साथ ही साथ अपनी जमीन और जायदाद से बेदखल कर दिया और कहा कि जहां तुम इतने वर्षों से रह रहे हो, जहां से आने का तुम्हारा मन नहीं करता, अब जीवन भर तुम वहीं रहो। और वैसे भी तुम्हारा घर परिवार सब कुछ तो वहीं है ना, तो आज के बाद यहाँ लौटकर आना मत, वरना बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा, समझे? आज के बाद न तुम्हारा कोई बाप है और ना ही मेरी कोई औलाद है। मेरी केवल एक ही बेटी है जो कि अपने परिवार में अपने पति के साथ बहुत खुश है और मेरा अपना कहने वाला अब कोई नहीं है। मेरी केवल एक पत्नी थी जिसे ईश्वर ने मुझसे दूर कर दिया। अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ और मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे नालायक बेटों से अच्छा है कि मैं अकेला ही रहूं। इसीलिए निकल जाओ यहाँ से, और अगर दोबारा कभी लौट कर आए तो तुम दोनों का मैं इससे भी बुरा हाल करूँगा। निकल जाओ यहाँ से। इतनी सब बातें सुनाकर रामकुमार जी ने अपने बेटों को तुरंत ही अपने घर से निकाल दिया और अपने घर, जमीन जायदाद सबसे बेदखल कर दिया। उनके पास अब जितनी भी जमीन जायदाद थी, उन्होंने उस जमीन को बेचकर अपने जैसे बुजुर्गों, गरीब अनाथों को सहारा देने वाली संस्था को दे दिया और साथ ही अपने घर में उन्होंने खुद ही वृद्धाश्रम का संचालन करना शुरू कर दिया। उन्होंने उस घर में अपने जैसे अनेक बुजुर्गों को सहारा दिया जो अपने बच्चों के ठुकराए हुए थे, जिनके बच्चों ने ज़रूरत ना रहने पर उन्हें पुराने सामान की तरह बाहर फेंक दिया था। उन्होंने अपने जैसे अनेक बुजुर्गों की मदद की और अब वह अपने उसी घर में रहते हैं, लेकिन एक वृद्धाश्रम के संचालक के तौर पर, और वह अपने जैसे अनेकों असहायों की मदद करते हैं, जिनकी इस काम में मदद करने के लिए और भी अन्य लोग शामिल हैं। और साथ ही रामकुमार जी, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उन्होंने अपनी औलाद को बेदखल कर दिया और अब अपने जैसे ही उन बुजुर्गों के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहे हैं और पहले से कई गुना बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें।